ऑपरेशन हाथरस, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। हाथरस कांड पर हम करने जा रहे हैं बहुत बड़ा खुलासा। हाथरस में क्या पीड़ित लड़की की जीभ काटी गई? हाथरस में रात के अंधेरे में पीड़ित का शव क्यों जला दिया गया? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे में हाथरस कांड से जुड़े इन तमाम सवालों के जवाब कैद हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सच और झूठ की पड़ताल में हमारी पहली मुलाकात हुई हाथरस के इंस्पेक्टर दिनेश वर्मा से। वर्मा साहब फिलहाल निलंबित हैं, पुलिस हॉस्टल में वक्त काट रहे हैं। हमारी अंडरकवर टीम ने उसी हॉस्टल में दिनेश वर्मा से मुलाकात की। दिनेश वर्मा वही अधिकारी हैं जिनके पास हाथरस कांड की शिकायत सबसे पहले पहुंची थी। आपका क्या रोल रहा इसमें? आपको भी सस्पेंड कर दिया? सस्पेंड में तत्कालीन डॉक्टर साहब बेडरूम दवा नहीं पाया। तो दवाना किस पे था? अब देखिए, हम मीडिया को नहीं सकते, आप आया टूट करके हम आप रोक नहीं पाएंगे, मंजू के लिए वहाँ मिलने से रोक नहीं पाएंगे, गाँव जाने से रोक नहीं पाएंगे। हमारी अंडरकवर टीम ने एसओ दिनेश वर्मा से बातचीत शुरू की और बातों बातों में बात निकली 14 सितंबर की, यानी घटना की पहली शिकायत की तारीख। 14 तारीख वाली जो शिकायत थी वो खाली जान से मारने के लिए थे, गला दबाना। और एक ही संदीप एसओ दिनेश वर्मा के मुताबिक घटना की पहली शिकायत सिर्फ इतनी थी कि संदीप ने जान से मारने की नीयत से पीड़िता का गला दबाया है। दिनेश ने बताया कि 14 तारीख को सिर्फ पीड़िता ही नहीं बल्कि उसकी मां और भाई भी पुलिस से यही शिकायत कर रहे थे। पहले तो ये जो लड़की का बयान वायरल हो रहा है, हमने सब जगह देखा, मोबाइलों पे भी आ रहा था। उसकी तो शुरुआत में वो एक लड़के का नाम ले लिया है, संदीप का ही नाम ले रही, उसकी माँ भी यही कह रही है संदीप ही था, संदीप ही था, संदीप ने किया, संदीप भी मार गया। माँ ने भी यही कहा, भाई ने भी यही किया, सब सारे जो है पॉलिटिक्स होगी। तो ये 4 कहाँ से आ गए? 4 तो पॉलिटिक्स आ गई, उसने बयान दे दिया, लेकिन समझा दिया, कहते थे कहने के लिए पूरा 25-30 लाख रुपये मिल जाएगा। इस बातचीत में एसओ दिनेश वर्मा का ये बहुत बड़ा बयान था। वो कह रहे थे कि शुरुआती शिकायत सिर्फ संदीप के खिलाफ थी, लेकिन अचानक कोई राजनीति हुई, परिवार को मुआवजे का लालच दिखाया गया और एक के बजाय 4 लोगों को आरोपी बना दिया गया। लेकिन दिनेश वर्मा ने इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला बयान तब दिया जब हमारी अंडरकवर टीम ने साफ साफ पूछा कि क्या ये वाकई गैंग रेप का मामला है। तो आप लोगों ने जो जांच की, आपके मुताबिक क्या लग रहा है कि केस कैसा है? मुझे तो गैंग रेप फाल्स है और लग नहीं रहा रियल है फाल्स। अच्छा, रियलिटी है तो वो 3-7 की हरकत, इसके अलावा और कुछ है नहीं। मतलब जो प्रथम FIR हुई है ST/SC और 3-7 SC/ST। अच्छा, SC/ST एक्ट का मुकदमा है और 3 से 7। इसके अलावा तो कुछ है। कैमरे पर एसओ दिनेश वर्मा दावे के साथ कह रहे थे कि ये गैंग रेप का मामला है ही नहीं। ये सुनकर हमें भी धक्का सा लगा। दिमाग में आया कि सारी कहानी तो गैंग रेप के इर्द गिर्द घूम रही है, इसलिए हमने दिनेश वर्मा से फिर पूछा और फिर वही जवाब मिला। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो मैं 100% 1% बता रहा हूँ। मेडिकल हुआ? मेडिकल हुआ? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उसमें। 14 तारीख को जो हुआ मेडिकल? हाँ, 14 को तो टोटो का वो रेप वाली बात कही नहीं, तो इंटरनल पार्ट का नहीं कराया जा सकता उसकी बगैर मर्जी के। जब उसने 22 को बयान दिया तो इंटरनल पार्ट में कराया गया, फ्लैट बनी, उसका सब कुछ नेगेटिव आया सर। दिनेश वर्मा रेप की थ्योरी मानने को तैयार नहीं थे। हमें अब भी दिनेश की बात हजम नहीं हो रही थी। हमने ये भी पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी दबाव की वजह से रिपोर्ट झूठी बनाई गई।
लेकिन दिनेश के पास हमारे इस सवाल का भी जवाब था। मैनिपुलेट किया गया पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी और नहीं गलत। ये ऐसी ना कंडीशन की चलती ना ऐसा कोई वो था। अगर ये चीज होती आदमी गांव से ही चिल्ला के आता है सर रेप कर दिया। रेप वाली बात तो आई नहीं उनके दिमाग में, कहीं भी नहीं आई। माँ के नहीं हुआ है ना, माँ के दिमाग में आई ना भाई के दिमाग में, ना लड़की में, कभी कहीं कहीं नहीं। हम बार बार लगातार पूछते रहे और एसओ दिनेश वर्मा बार बार बलात्कार की थ्योरी को नकारते रहे, लेकिन अब बारी थी सबसे बड़े और सबसे अहम सवाल की। सवाल ये कि अगर पुलिस सच्ची थी तो आधी रात को पीड़िता का अंतिम संस्कार क्यों किया गया? मगर जवाब में दिनेश ने जो बताया वो सुनकर होश उड़ गए। रात को ऐसी आफत पड़ गई थी, रात को ही रात वाला मैटर तो मैं चला आया, वो हम नहीं उसके बारे में बता सकते। जो आपको आपसी बातचीत करते हैं पता लगता है। नहीं, एलआई की रिपोर्ट ये थी और शासन की रिपोर्ट ये थी कि पारिवारिक जो चाह रहा था डेड बॉडी रखे योगी जी को एसओ दिनेश वर्मा ने कैमरे पर जो बताया वो वाकई हैरान करने वाला था। वो दावा कर रहे थे कि उनके पास LIU की रिपोर्ट थी जिसमें अंदेशा था कि पीड़िता का परिवार और समाज के तमाम लोग शव को सड़क पर रखकर हंगामा कर सकते थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मौके पर बुलाने की मांग करने वाले थे। एक बार फिर से सुनिए एसओ दिनेश वर्मा का वो दावा। एलआई की रिपोर्ट ये थी और शासन की रिपोर्ट ये थी कि पारिवारिक जो चाह रहा था डेड बॉडी रखे योगी जी को दिनेश वर्मा का पक्ष माने तो उस रात हाथरस के गांव में बड़ा हंगामा हो सकता था। पीड़िता के शव के साथ चक्का जाम करने की योजना थी, मुख्यमंत्री को बुलाने की मांग थी, मामला बिगड़ न जाए, हिंसा भड़क न उठे, इसीलिए प्रशासन को मजबूरी में अंतिम संस्कार का फैसला करना पड़ा। हाथरस कांड में पीड़ित परिवार ने एक बार फिर रात के समय में जबरन अंतिम संस्कार किए जाने पर पुलिस और प्रशासन को घेरा। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि वो पुलिस की वजह से आखिरी बार अपनी लड़की का चेहरा तक नहीं देख पाए। पीड़ित परिवार ने इंसाफ की भी मांग की। मुझे ये बताइए कि न्यूज़ 18 इंडिया ने एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया जिसमें जो निलंबित अधिकारी हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि पीड़िता ने बार बार बयान बदला है। बार बार कहाँ बदलो, क्या कहते हैं, हमने तो अपनी सच्चाई बोली है, हमने तो इंसाफ की गुहार लगाई है हम लोगों ने। क्योंकि 14 तारीख को सबसे जब ये मामला हुआ तो उस वक्त उन्होंने एक बयान दिया था, उसके बाद 21 को भी उन्होंने बयान बदला था, जो 22 तारीख को JN मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में लिया गया था। क्या कहना है इस पर? बेटी तो चली गई, हमें तो और कछुना चाहिए, हमें तो इंसाफ चाहिए। अब चाहे कछू ये लोग क्या वो करें, हमें कछुना चाहिए, हमें बेटी को इंसाफ चाहिए। बयान क्यों बार बार बदले जा रहे थे? हमने कहाँ बयान बदले हैं? क्योंकि 22 तारीख को ऐसा निलंबित जो एसओ हैं उनका साफ साफ ये कहना है कि 22 तारीख को जो बयान हुआ था उसमें गैंगरेप की बातें आई थी। नहीं, वो तो क्या कहते हमारी सच्चाई है ना, हमने तो सच्चाई बोली है, हमने तो कोई किसी को क्या कहते वो ना करो। अच्छा, पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने कहा है कि जब जब बयान बदला गया वो FIR में उसे दर्ज करते रहें और लगातार जो है वो आरोपियों को गिरफ्तार करते रहें। अब ये तो क्या कहते हैं वो तो उन्हें मालूम है, हम लोग तो क्या कहते हैं हॉस्पिटल में रह आए हैं। जो अंतिम संस्कार हुआ था रात में वो उनका ये भी कहना है कि पीड़ित परिवार को राज्य सरकार का यह कहना है, जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है, कि पीड़ित परिवार से पूछ कर किया गया था। नहीं, पूछ के ना करोगे, क्योंकि क्या कहते हैं हम लोगों को अगर ऐसी वो होती तो हमें क्या कहते हैं मट्टी तो दिखा देती कम से कम। वो तो जो कुछ करना हो वो तो करना ही है, कम से कम ना तो उन्हें कम से कम हमारे मुख्य यात्रा तो करा देते। तो पीड़ित मतलब बार बार जो बयान बदलने वाली बात पे आप क्या कहेंगे इस पे, जिस तरीके से 4 बार? अब कुछ ना बोल पा रहे हम तो, क्या कहते हैं अब जी तो सरकार जाने, हम ना कुछ पर बोल पा रहे हैं।
मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं पीड़िता की भाभी, सीधे अब इनसे बातचीत करते हैं। आप ये बताइए, जिस तरीके से जो अब सामने आ रहा है न्यूज़ 18 इंडिया के स्टिंग ऑपरेशन में कि पीड़िता ने बार बार बयान बदला है। कोई बयान नहीं बदला, जब होश में आई है तभी उन्होंने सब कुछ अपना बताया है। नहीं, 14 तारीख को भी बयान हुआ था, थाने में जाके आप लोगों ने कहा था, फिर जो आखिरी बयान हुआ 22 सितंबर के दिन हुआ था JN मेडिकल कॉलेज में, तो पीड़िता का ही कई बार बयान हो चुका था। आज 22 सितंबर को आखिरी बयान में उन्होंने गैंगरेप की बात कही थी। जब उन्हें याद आया तभी तो बताएंगे, उससे पहले आपने हालत देखी नहीं होगी शायद, इसलिए आपको अंदाज़ा नहीं है। जिन लोगों ने उन्हें देखा था जैसे हालत में, तो उन्हें सब अंदाज़ा है। लेकिन 14 तारीख को जो उन्होंने बयान दिया था, उस समय भी जो जांच अधिकारी थे वो कह रहे हैं कि वो मामला बदलती गई, बयान लगातार वो बदलती गई। वो सरकार करेगी और न्याय मिलेगा। ये कितने भी सवाल उठाए, कितने भी तो वो लगाए, हम लोगों पे इल्ज़ाम लगाए कि मोबाइल को लेके या किसी चीज़ को लेके या भैया को लेके, मगर हम लोगों का न्याय तो कोर्ट से होगा और हमें विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। हम सच बोल रहे हैं, सच की कभी हमेशा विजय भई है और अब भी होगी, क्योंकि ये आवाज़ रुकेगी नहीं और ना ही हम लोग डर नहीं रहे हैं, बोलेंगे, बराबर बोलेंगे, क्योंकि इनके आगे हम लोग बोलेंगे नहीं तो फिर हमें कैसे पता चलेगा। ये डर, इन्हें तो यही करते चले आए हैं और करते रहेंगे ये लोग। अच्छा, आरोपी जो संदीप पकड़ा गया है उसका भाई के साथ किस तरह के रिलेशन थे, क्योंकि फोन पे लगातार बातचीत हो रही थी, 104 बार बातचीत हुई है। कोई बात नहीं हुई, सब झूठा ड्रामा है। और जो अगर आपके पास कोई सबूत है, वो लोगों के पास सबूत है तो हमें ला के दिखाएं कि कॉल डिटेल है लगातार न्यूज़ 18 इंडिया। कुछ नहीं होता, ऑडियो हो तो हमें सुनाओ, जो हमारे पास। ऐसे मेरे पापा का नंबर पूरे गांव में सभी के पास है, क्योंकि वो मजदूरी करते हैं, उनका नंबर सबके पास है। मैं ये बात नहीं बोल रही वो नंबर नहीं है मेरा, सबके पास है। तो भाई जो बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे? 5 घंटे तक की बातचीत हुई है, कोई फोन हुआ ही नहीं है। ये तो सब ड्रामे हैं। अब इन्हें कोई पॉइंट नहीं मिल रहा तो इन्होंने मोबाइल रख दिया उस पर। कुछ ही नहीं मिल रहा तो लड़की को शॉपिंग, हम लोग कम मर गए तो जो वो लोग शॉपिंग कराने जाओ। और इस बीच हाथरस कांड से जुड़ी एक बड़ी खबर, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। हाथरस कांड के चारों आरोपियों ने एसपी को चिट्ठी लिखकर न्याय की मांग की। आरोपियों की तरफ से एसपी को लिखी गई चिट्ठी में यह दावा किया गया है कि उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है। इस चिट्ठी में आरोपी ने यह भी दावा किया है कि उसकी पीड़ित लड़की से दोस्ती थी जो पीड़िता के परिवार को पसंद नहीं थी और इसी वजह से उस दिन पीड़िता से मारपीट भी हुई थी। इस बीच आरोपियों के परिवार वालों ने भी जेल में आरोपियों की जान को बताया है खतरा। हाथरस मामले में गिरफ्तार रामू की भाभी का यह कहना है कि जेल में सभी आरोपियों की जान को खतरा है। परसों जेल में मिले नहीं हमारे बच्चे, हमारे बालकन को यो कहता है जेल में बच्चा सेफ रहता है, हमारे बच्चों को जेल में खतरा है। जब वो यहाँ सब काम करवा रहे तो वो जेल में करवा रहे। तो 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक तस्वीर आप देख रहे हैं उन सभी आरोपियों की, तो दूसरी तरफ वो लेटर जो लिखा गया है एसपी को इन सभी आरोपियों की तरफ से। हालांकि जो आरोपी है संदीप, जिसके खिलाफ सबसे पहले एफआईआर हुई थी, संदीप ने माना है कि दोस्ती थी लड़की के साथ और इसीलिए उस दिन मारपीट भी हुई थी और यही बात एफआईआर में भी परिवार की तरफ से लिखवाई गई थी। लेकिन उसके बाद गैंगरेप का आरोप लगा। लेकिन इस सब के बीच जो पड़ताल न्यूज़ 18 इंडिया ने की है वो भी कई चौंकाने वाले खुलासे कर रही है। और वहीं अब आरोपियों ने ये मांग की है कि उन्हें सुरक्षा दी जाए, उनको जानबूझकर फंसाया गया। हम सीधे अमित की तरफ रुख कर लेते हैं। अमित, परिवार की बातें सुनी, परिवार की भावना के साथ न्यूज़ 18 इंडिया लगातार खड़ा हुआ है। हम भी चाहते हैं कि पीड़ित को न्याय मिले, परिवार को न्याय मिले, इंसाफ मिले। लेकिन इस सब के बीच जो न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल कहती है, जिसमें LIU के अधिकारी ने यह साफ तौर पर गवाही दी है, यह खुलासा किया है कि कितनी बड़ी साजिश थी, PFI के 4 लोगों की गिरफ्तारी और अभी ईडी ने जिस तरीके से फंडिंग का खुलासा किया है, यानी कितनी बड़ी आग में पूरे हाथरस को, ना सिर्फ हाथरस बल्कि प्रदेश और देश को दहलाने की कोशिश।
जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है और जिस तरीके से न्यूज़ 18 इंडिया ने एक्सक्लूसिवली अपने स्टिंग ऑपरेशन में जो निलंबित अधिकारी हैं दिनेश शर्मा, जो उन्होंने कहा है कि जब एफआईआर जब पीड़िता ने बयान दिया है, एफआईआर को बदला गया है, एफआईआर में को अपडेट किया गया है, और जब आखिरी बार 22 सितंबर के दिन पीड़िता ने अपने बयान में गैंगरेप की बात कही तो 14 सितंबर को जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें गैंगरेप की धाराएं जोड़ी गई और उसके बाद तुरंत 3 जो आरोपी थे, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। संदीप पहले ही हो चुका था और संदीप की गिरफ्तारी के बाद 3 और आरोपी जो थे, रवि, मोनू और लवकुश, उन्हें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद पुलिस लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही थी और जो स्टिंग ऑपरेशन में जो खुलासा हुआ है वही उसी एंगल से एसआईटी भी जांच कर रही है। शायद इसी वजह से जो है 10 दिन का अतिरिक्त समय एसआईटी को और दिया गया और जिस तरीके से पूरा ये मामला सामने आया है, जिस तरीके से वेबसाइट जांच एजेंसियों के रडार पर वेबसाइट आई है, वेबसाइट के जरिए फंडिंग करने का पूरा मामला सामने है। अब ये जो जांच का दायरा है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। ईडी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करेगी। ईडी जो है विदेशी जांच एजेंसियों से भी सही मदद की गुहार लगा रही है। जी, ताकि ये खुलासा हो सके कि आखिर ये साजिश कितने बड़े स्तर पर थी, कितनी बड़ी ये साजिश थी, कौन कौन इन्वॉल्व था। 2 सहयोगी और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत सिंह हमारे सहयोगी नोएडा से हमारे साथ हैं और दिल्ली से दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, कई सवाल खड़े कर रहे थे। विरोधी कह रहे थे कि पीड़िता को इंसाफ, पीड़िता की शिकायत को लेकर, परिवार की शिकायत को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन ये गवाही जो स्टिंग ऑपरेशन में कैद हुई है वो ये साफ तौर पर बताती है। दिनेश वर्मा ने साफ तौर पर बताया कि जो पहली एफआईआर के लिए कहा गया था परिवार की तरफ से संदीप के खिलाफ, वो हुई, गिरफ्तारी भी की गई थी। गैंगरेप को लेकर लगातार ये कहा गया कि गैंगरेप हुआ है पीड़िता का, लेकिन एफआईआर और फिर दोबारा 19 तारीख को जो एफआईआर हुई उसमें भी कहीं पर इस तरीके की शिकायत परिवार की तरफ से नहीं की गई कि गैंगरेप हुआ है। हालांकि 22 तारीख को ये बात कही गई। ये तमाम चीजें बताती हैं कि किस तरीके से पूरे मामले को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया गया, कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। अब जरा बताइए कि जिस तरीके से सच्चाई अब धीरे धीरे सामने आ रही है, स्टिंग ऑपरेशन में कई खुलासे हुए हैं, उसके बाद क्या असर दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल गायत्री, 2 बातें। एक एफआईआर जो कल मथुरा में हुई थी, उस एफआईआर में साफ तौर पर यह जिक्र किया गया था कि आखिर कैसे लोगों ने साजिश की थी, क्योंकि 14 तारीख को एक लोगों का नाम, 16 को 4 लोगों का नाम, 19 को छेड़खानी, 22 को रेप, ये जो पूरा सीक्वेंस है, इसी की जांच जो कर रही है एसआईटी, उसी के खुलासे की बात हो रही है और एसआईटी लगातार जांच कर रही है, बयान बदले जा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया, देश का सबसे बड़ा खुलासा किया है, वो सभी किरदार जो घटना के वक्त वहां मौजूद थे और 14 को पहली बार जब पीड़ित परिवार थाने पहुंचा था तो यही बताया छनपा थाने में कि ये संदीप पीड़ित के दादा की शिकायत पर 2002-03 में जेल जा चुका है। तो निश्चित तौर पर इसके पीछे और कौन से लोग थे, क्योंकि जो मथुरा की एफआईआर है उसको इस अगर कांड से कनेक्ट करके देखें तो उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि किस तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। कश्मीर का मुद्दा, मजदूर पलायन, मॉब लिंचिंग, बहुत सारे ऐसे मामले थे जिनको उसमें उस बात का जिक्र किया गया। और अभी आप इसको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं कि इस मामले से जुड़ा जो ईडी ने गिरफ्तारी की है, 1 करोड़ रुपए कैश बरामद किया है, विदेशी मुद्रा बरामद की गई है। लखनऊ के खुर्रम नगर से एक युवक को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वाराणसी में कल 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उनके इनपुट पर कल मॉरिशस से 50 करोड़ की बात आ रही थी। अब म्यांमार का भी जिक्र आज ईडी और डीआरआई के अधिकारियों ने किया। तो निश्चित तौर पर अब ये इन्वेस्टिगेशन और भी बहुत ज्यादा अहम हो जाती है और लगातार इस बात का इंतजार रहेगा कि इस पूरे घटनाक्रम में अगर साजिश रही है तो उसका जल्द से जल्द पर्दाफाश होना चाहिए। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। दीपक, आपके पास भी आएंगे, लेकिन इस सबके बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें। न्यूज़ 18 के स्टिंग ऑपरेशन हाथरस के बाद सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। बीजेपी ने हाथरस की घटना पर अपने पुराने सभी दावों को दोहराना शुरू कर दिया है। बीजेपी के मुताबिक एक फर्जी नैरेटिव बनाकर मामले की दिशा बदलने की कोशिश हो रही थी, लेकिन न्यूज़ 18 के ऑपरेशन से सभी तथ्य साफ हो गए। इस बीच कांग्रेस ने यूपी सरकार पर हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस के मुताबिक पूरे मामले में शुरू से झोल नजर आ रहा है। जिस तरीके से हमारे स्टिंग ऑपरेशन में इस बात का खुलासा हुआ है कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि जब पहली रिपोर्ट आई थी तो उसमें बात कुछ और थी। जो शुरू में जिस प्रकार से माहौल बनाया गया, कहा जीप काटी गई, वो भी हॉस्पिटल की रिपोर्ट है जिसमें कहा कि जीप नहीं काटी गई। तो ये एक प्रकार से नैरेटिव बिल्ड किया गया, जानकर नैरेटिव कुछ लोग बिल्ड कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, इसकी जानकारी आने वाले दिनों में होगी। मैं तो कह रहा हूँ कि न्यूज़ 18 ने बहुत बड़ा काम किया है कि सच सामने लाने की कोशिश की है। परंतु मेरा कहना है कि ये जो सारा मामला हुआ, इसके आसपास जितनी राजनीति की गई, वहाँ पर जिस प्रकार दंगा कराने की कोशिश की गई, कि अगर पूरा का पूरा मामला कहीं बिल्डअप किया गया ताकि योगी जी की सरकार को बदनाम किया जाए। देश पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के जो
तंत्र है, उत्तर प्रदेश सरकार के विधायक और मंत्रियों के बयान है, उससे त्रस्त है। सरकार से देश ऐसी उम्मीद नहीं करता, ना उनके तंत्र से ऐसी उम्मीद करता है। जिस तरह से सरकार के लोगों ने मामले को गुमराह करने की कोशिश किया, दबाने और धमकाने की कोशिश की, सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे और सवाल खड़े होने लाजमी भी हैं। दीपक हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। दीपक, लेकिन इस घटना के बाद जीप काटने की बात फिर किसने कही? अगर कांग्रेस की इन बातों पर हम गौर करें तो जीप काटने की बात किसने कही थी? किसने कहा था कि कमर की हड्डी टूटी हुई थी लड़की की? क्योंकि तमाम चीजें जो ऑपरेशन हाथरस में सामने आई है, जो गवाही सामने आई है, वो इन तमाम बातों को नकारती है। उसका जवाब कांग्रेस को देना होगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर गायत्री, क्योंकि जिस तरह से कई सारे आरोप लगाए गए थे और पुलिस को ये सारे बयान बाद में दिए गए, क्योंकि जिस दिन 14 सितंबर को ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, जब पीड़िता अस्पताल आई थी, उसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई, तो पुलिस की तरफ से ये सारे खुलासे हुए हैं। क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर खुद एसओ ने बताया है कि इस तरह की कोई घटना नहीं थी, जबकि रेप की बात 10 दिन के बाद कही गई है। उस दिन क्यों नहीं कही गई पीड़िता के द्वारा? और जो परिवार था वो लगातार पुलिस के संपर्क में था, उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें नहीं कही गई। लगातार जितने दिन घटनाक्रम का रहा, उस बीच में कितने लोग उनके संपर्क में थे, पीड़ित परिवार के साथ जो लोग थे, उनके बरगलाने की वजह से पीड़ित परिवार दबाव में आया था और कहीं ना कहीं इस तरह की बयानबाजी को लिखवाया गया। क्योंकि जीप काटने की बात अगर होती तो शायद वो बोलकर बयान नहीं देती, ऐसी बात भी सामने आई थी, तो जीप काटने का सवाल कहीं से भी नहीं पैदा होता। इस तरह के आरोप पुलिस को दिए गए थे और उसके बाद जाँच की जा रही थी। लेकिन अब SIT इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन को देखकर इसके तहत भी जाँच करेगी, क्योंकि जो न्यूज़ 18 इंडिया ने खुलासा किया है कि जो भी चीज़ें उस वक्त सामने आई थी उसको कहीं ना कहीं से नकारा गया था। और दूसरी तरह से राजनीतिक संगठनों के ताने बाने को लेकर ये साजिश का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया था, जिसमें सभी को उलझाया गया था। और अब जो जांच हो रही है वो निष्पक्ष हो रही है। हालांकि पीड़ित परिवार अभी भी न्याय की मांग कर रहा है। हम भी चाहते हैं कि पीड़िता को न्याय मिले, हम भी चाहते हैं कि न्याय मिले, लेकिन कांग्रेस को लेकर ये सवाल दीपक इसलिए उठता है क्योंकि जिन राजनीतिक दलों ने इस पूरे मामले पर राजनीति की, उनमें से कांग्रेस भी थी और तमाम उन चीजों को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश भी हो रही थी। लेकिन इस सबके बीच बता दें, हाथरस केस से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।